एक गिरोह खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी बताकर भ्रष्ट नेताओं के घरों से काला धन लूटता था। वे कई वारदात कर चुके थे और आज तक कभी पकड़े नहीं गए थे। हर वारदात से पहले वे नकली जांच आदेश तैयार करते और स्थानीय पुलिस को भी अपने साथ मिला लेते। इस बार उनका निशाना एक मंत्री का घर था। गिरोह ने जांच अधिकारियों की तरह नकली पहचान पत्र दिखाए। मंत्री का नौकर ज्यादा होशियारी दिखाने आया, लेकिन उसे एक थप्पड़ मारकर पीछे कर दिया गया। मंत्री भी डर गया और उन्हें तलाशी लेने दी। गिरोह के सदस्य बहुत तेजी से काम करने लगे। उन्होंने पहले फोन की लाइन काट दी और सभी नौकरों को एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। अब मंत्री का घर पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट चुका था। इसके बाद उन्होंने घर का कोना कोना खंगालना शुरू किया। मूर्ति के नीचे छिपी जगह हो या किताबों की अलमारी का गुप्त खांचा, हर जगह से नकदी और सोना मिलने लगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। छत के अंदर इतना पैसा छिपा था कि देखकर सभी हैरान रह गए। मंत्री की कई महंगी कारों की सीटों के अंदर भी करोड़ों की नकदी छिपी थी। इसके अलावा उसके पास कई मकान और जमीनों के कागजात भी थे। गिरोह ने पूरा काला धन एक सूची में लिखा और मंत्री से उस पर हस्ताक्षर करवा लिया। यही उनका सबसे चालाक तरीका था, क्योंकि अब मंत्री खुद अपने भ्रष्टाचार और रिश्वत के सबूत पर हस्ताक्षर कर चुका था। इसी वजह से इतने सालों में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मंत्री ने चुपके से गंजे सरगना को अलग बुलाया और कहा कि वह उसे दोगुना काला धन देगा, बस उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन सरगना ने उसे 2 थप्पड़ मारे और चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो गिरोह फिर उसके घर आएगा। काम खत्म होने के बाद उन्होंने पुलिस को वहीं रुकने का आदेश दिया और खुद सारा पैसा लेकर निकल गए। कुछ ही देर में उन्होंने अपना भेष बदल लिया, चश्मे उतार दिए और नकली दाढ़ियां हटा दी। आधे घंटे के अंदर चारों शहर से गायब हो चुके थे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद पुलिस को समझ आया कि उनके साथ धोखा हुआ है। अगले दिन भी मंत्री ने घटना की कोई शिकायत नहीं की। अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए वह चुप रहा। हालांकि उसने पुलिस से गुप्त रूप से अपना काला धन वापस लाने को कहा। जब पुलिस प्रमुख ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। इन लुटेरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उनका निशाना हमेशा बड़े व्यापारी और नेता होते थे। वे कई वारदात कर चुके थे, लेकिन आज तक किसी ने उनके खिलाफ शिकायत नहीं की थी। उन्हें तलाशी लेने की प्रक्रिया की इतनी अच्छी जानकारी थी कि पुलिस को शक था कि शायद वे पहले जांच विभाग में काम कर चुके हैं। लगातार वारदात करके यह गिरोह पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। इसलिए पुलिस ने इस मामले की जिम्मेदारी एक फेडरल जासूस को सौंप दी। वह अधिकारी अपराधियों के साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतता था। इसी बीच गिरोह ने फिर एक वारदात करने की कोशिश की, लेकिन घर में घुसते ही उनके होश उड़ गए। वहां असली जांच अधिकारी पहले से मौजूद थे। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। गंजा सरगना घबराकर वापस मुड़ने लगा, लेकिन तीसरे साथी ने तुरंत बात संभाली और कहा कि वे टैक्स विभाग से आए हैं और शायद गलत घर में आ गए हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि कमरे का कालीन काटने पर भी वहां कोई काला धन नहीं था। टीम को शक होने लगा कि कहीं उन्होंने गलत घर तो नहीं चुन लिया। तभी तीसरे साथी की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उसे कुछ गड़बड़ लगी। तस्वीर हटाते ही पीछे से नकदी का ढेर निकल आया। इसके बाद स्टोर रूम में भी उन्हें भारी मात्रा में काला धन मिल गया। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि इतना पैसा बाहर कैसे ले जाएं। काम पूरा होते ही सभी लोग हमेशा की तरह अलग अलग रास्तों से निकल गए। जब जासूस को पता चला कि गिरोह ने फिर किसी को धोखा दिया है, तो उसने जानबूझकर यह खबर अखबार में छपवा दी ताकि दूसरे अधिकारियों को भी सावधान किया जा सके। पहले धोखा खाकर उनके लिए दरवाजे पर पहरा देने वाला डिप्टी पुलिस अधिकारी अब गंजे सरगना की जानकारी हासिल कर चुका था। वह इस बार अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन जासूस जानता था कि अभी गिरफ्तारी करना सही नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को लूटा गया था वे अदालत में उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए उसकी योजना थी कि उन्हें अगली वारदात के दौरान रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसी बीच टेलीफोन विभाग के कर्मचारी बनकर कुछ लोग फोन की जांच करने के बहाने गंजे सरगना के घर जाकर उसके टेलीफोन में रिकॉर्डिंग चिप लगा दी।